लेकिन 1995 में नया वक्फ एक्ट आया गया और इस एक्ट में वक्फ बोर्ड को कुछ ऐसी पावर दे दी गई जो उनको नहीं देनी चाहिए थी। मान लीजिए कल को आपकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ये दावा करती है कि पहले ये जमीन उनकी हुई करती थी, तो आप इस जमीन के केस को किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। आपको इस केस को वक्फ बोर्ड के कोर्ट में ले जाना होगा, जहां आपके जीतने के चांसेस ना के बराबर हैं। आज वक्फ बोर्ड के पास पूरे इंडिया में 8,40,000 प्रॉपर्टी है, जो कि 9,40,000 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी वैल्यू 1,20,000 करोड़ है। दोस्तों, आज वक्फ बोर्ड के पास इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लैंड ओनरशिप इंडिया में है। वक्फ एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब है लैंड या प्लॉट का डोनेशन करना मुस्लिम रिलीजन में, और जो अपने लैंड को डोनेट करते हैं उसे वाकिफ कहा जाता है। इंडिया में वक्फ का कॉन्सेप्ट 12th सेंचुरी में मोहम्मद गौरी, जो कि दिल्ली सल्तनत के रूलर थे, उन्होंने लाया था। अगर हम कुरान में देखें तो वक्फ को स्टैब्लिश किया गया था ताकि रिलीजियस, चैरिटेबल और एजुकेशनल एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। अगर हमें वक्फ बोर्ड को इंडिया के पर्सपेक्टिव में समझना है तो हमें 1947 के पार्टीशन के बाद से समझना होगा। 1947 की पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदू थे वो इंडिया आ गए थे और इंडिया में रहने वाले जितने भी मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जा रहे थे। लेकिन जब हिंदू पाकिस्तान में अपनी जमीन को छोड़कर इंडिया आ गए तो उनके जमीनों पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट द्वारा कब्जा कर लिया गया। लेकिन जो जमीन इंडिया के मुस्लिम छोड़कर पाकिस्तान गए थे, उस जमीन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1950 में एक अलग से लॉ बनाया जिसे इवैक्यू प्रॉपर्टी का नाम दिया गया। लेकिन इसके बाद 1954 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे बदलकर वक्फ बोर्ड को स्टार्ट कर दिया, जिसमें वक्फ बोर्ड इंडिया के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी पर ये क्लेम कर सकती है कि ये पहले मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी थी और इस पर उनका अधिकार होना चाहिए। इस समय तक वक्फ बोर्ड के पास अभी भी लिमिटेड पावर्स थी, लेकिन 1984 में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को पास किया गया। इस 1984 के बिल में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं थे, इसमें सिर्फ वक्फ बोर्ड के सुपरविजन और डिपार्टमेंट को चेंज करने का प्लान बनाया गया था। लेकिन 1995 में नया वक्फ एक्ट आया गया और इस एक्ट में वक्फ बोर्ड को कुछ ऐसी पावर दे दी गई जो उनको नहीं देनी चाहिए थी। सेक्शन 90 के हिसाब से वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अब इंक्वायरी कर सकता है और उसे अपने नाम भी कर सकता है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कल को आपकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ये दावा करती है कि पहले ये जमीन उनकी हुई करती थी, तो आप इस जमीन के केस को किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। आपको इस केस को वक्फ बोर्ड के कोर्ट में ले जाना होगा, जहां आपके जीतने के चांसेस ना के बराबर हैं। इसलिए आज वक्फ बोर्ड के पास पूरे इंडिया में 8,40,000 प्रॉपर्टी है, जो कि 9,40,000 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी वैल्यू 1,20,000 करोड़ है। और वक्फ बोर्ड के सेक्शन 85 में ये लिखा हुआ है कि अगर वक्फ बोर्ड आपकी जमीन पर अपना क्लेम करता है तो आपको उस केस को वक्फ बोर्ड के कोर्ट में ले जाना ही होगा। तो क्या वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना क्लेम कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। वक्फ बोर्ड ने ताजमहल पर भी अपना क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आर्टिकल 226 और 227 के मुताबिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड के डिसीजन में इंटरफेयर कर सकते हैं। पर वही तो सबसे बड़ी बात है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी आम आदमी की जमीन पर अपना क्लेम करता है तो उस आम आदमी के पास उतने पैसे ही नहीं होते हैं कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना केस लड़ सके, और इसलिए बहुत सारे केसेस में उनकी जमीन उनके हाथ से निकल जाती है। कुछ केसेस में क्या होता है कि वो जमीनें अबैंडन पड़ी रहती हैं या उनके मालिक उसे छोड़कर फौरन भाग जाते हैं, तो उस जमीन पर भी वक्फ बोर्ड बहुत आसानी से अपना कब्जा कर लेती है, क्योंकि उस जमीन के ओनर का तो पता ही नहीं है तो कौन ही उस जमीन का केस लड़ेगा। इसलिए आज वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीनें हैं जिसमें 3 से 4 दिल्ली और 4 से 5 मुंबई आ जाएंगे, फिर भी वक्फ बोर्ड की जमीनें बचे रहेंगी। इस वक्फ बोर्ड के मोनोपोली को कम करने के लिए बीजेपी वक्फ बोर्ड की सेक्शन 40 को हटाना चाहती है, जिसमें बेसिकली वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना क्लेम कर सकती थी और उसका केस वक्फ बोर्ड के कोर्ट में ही चलता, अब उसे चेंज करके सुप्रीम कोर्ट में केस उसका चलाया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा चेंजेस ये होगा कि अभी भी वक्फ बोर्ड में जितनी भी रिप्रेजेंटेशन थी वो सिर्फ मुस्लिम लोगों की थी, लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है तो वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम और मुस्लिम वुमेन की रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ जाएगी। और इसके साथ ही साथ जो भी मुस्लिम रिलीजन के अंदर अलग अलग कम्युनिटी है, जैसे सिया, सुन्नी, बोहरा और अगाकनी और दूसरे लोअर कास्ट के लोगों की भी रिप्रेजेंटेशन इसमें बढ़ाई जाएगी। इस बिल का लाने का मेन कारण यह है कि छोटी मुस्लिम जातियों की पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए। आज इंडिया के मुस्लिम को ये सोचना चाहिए कि उन्हें वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से आज तक कोई फायदा हुआ है या नहीं। अगर हम कुरान में देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए दान करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम वक्फ की प्रॉपर्टी का मेन मकसद देखें तो वो गरीब मुस्लिमों की मदद करना है। इस प्रॉपर्टी से गरीब मुस्लिम और बैकवर्ड मुस्लिम की मदद होनी चाहिए। लेकिन आज मैं उन मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि क्या वक्फ की प्रॉपर्टी ने उन्हें उनकी गरीबी से बाहर निकाला है? क्या आपको वक्फ की प्रॉपर्टी से आज तक कोई मदद मिली है या नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर हम 2011 की रिपोर्ट देखें तो इंडिया में 32% मुस्लिम ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे ही नहीं हैं
और 30% मुस्लिम ऐसे हैं जो कि बहुत ही गरीब हैं। अगर इस्लाम में लिखी हुई बातों का फॉलो होता तो वक्फ बोर्ड से तो ऐसे देखने को नहीं मिलता, मुझे ऐसा लगता है। वक्फ बोर्ड इस समय पूरी तरह प्रॉपर्टी डीलर काम कर रहा है, इसीलिए इसमें चेंजेस करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।